एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उत्कृष्ट जनवक्ता के आवश्यक गुणों का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला पूरा सेकंड जो यूनिट है या दूसरी जो इकाई है, इसमें हमने जनसंवाद के बारे में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानकारी अर्जित की है। जनसंवाद के लिए क्या आवश्यक गुण होने चाहिए आज हम यहाँ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक दूसरी इकाई जो पूर्ण रूप से यहाँ पढ़ी है, तो वहाँ पे संचार के प्रकार, संचार के विभिन्न घटकों का यहाँ अध्ययन किया है, प्रस्तुतिकरण कौशल लिया है, देह बोली के बारे में लिया है। मतलब ये जो दूसरी इकाई पूर्ण रूप से एक स्पष्ट और अच्छा वक्ता या अच्छा वक्तव्य करने के लिए किन चीज़ों का आपके पास अंतर्भाव होना चाहिए या गुण विशेषण होने चाहिए, इसका हमने यहाँ दूसरे इकाई में पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। तो आज हम दूसरे इकाई के अंतिम छोर पे आ पहुंचे हैं। जब ये पूरा टॉपिक हमारा हो जाएगा तो इसके बाद हमारी दूसरी इकाई भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो उत्कृष्ट जनवक्ता के आवश्यक गुण हमें देखने हैं। सबसे पहला यहाँ पे बताया हुआ है वैयक्तिक गुण, जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज है वो क्या होनी चाहिए। तो जैसे जो जनवक्ता है या जनसंवाद करने वाला, वक्तव्य करने वाला व्यक्ति है, उसे समय का अवधान होना चाहिए। इसीलिए उसकी जो बुद्धि है, उसका जो बुद्धि चातुर्य है, वो समय एवं स्थिति को समझने वाला होना चाहिए। जनसंवाद करने वाले लोगों को विशेष रूप से विनम्र होना चाहिए। जनसंवाद करने वाले लोगों के पास वाक्पटुता होनी चाहिए। जनसंवाद करने वाले जो लोग हैं उनके पास भाषा शैली का बहुत उम्दा ज्ञान होना चाहिए। जनसंवाद करने वाले लोगों को श्रोता वर्ग से जुड़ने के लिए उनके पास भाषा एवं कई ऐसे चिंतन एवं मनन किए हुए विषयों का एक, जिसको हम बोलेंगे संचय होना चाहिए, जिसका वो समय पर, सही समय पर, समयावधान के साथ प्रयोग कर सके। इन सभी बातों को जब एकीकृत किया जाता है एक व्यक्ति में, इसका हम सभी गुणों का रूप एक व्यक्ति में संचयित देखते हैं, तभी वो उत्कृष्ट जनवक्ता कहलाता है। एक आइडल, वहाँ पे हम बोल सकते हैं, एक आइडल व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं वो कहलाता है, और इसीलिए वैयक्तिक गुण बेहद मायने रखते हैं। दूसरे नंबर पे है श्रोताओं का विश्लेषण। अब श्रोताओं का विश्लेषण, इस पॉइंट को हम 3 से 4 बार अध्ययन कर चुके हैं कि जनसंवाद करने वाले व्यक्ति ने अपने श्रोताओं की शैक्षणिक पार्श्वभूमि, श्रोताओं का वर्ग, श्रोताओं का जो उम्र है, उम्र का जो उनका एक कैटेगरी आती है, वो भी देखनी चाहिए कि आप किस उम्र के लोगों में कौन सी बात कर रहे हो, उनकी राष्ट्रीयता, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी बातों को विश्लेषित करके ही अपनी बात उनके समक्ष रखनी चाहिए। और जो अच्छे से श्रोताओं का विश्लेषण कर लेता होगा या श्रोता विश्लेषण करके ही अपनी बात रखता होगा, वो ही उत्कृष्ट जनवक्ता कहलाता है या जनसंवाद करने वाला, वक्तव्य करने वाला व्यक्ति कहलाता है। फिर है प्रस्तुति स्थल का विचार। अब प्रस्तुति स्थल का विचार में हम ये बोलेंगे कि जिस स्थल पर या जिस जगह पर आप प्रस्तुति करने वाले हो, उस प्रस्तुति स्थल के बारे में आपने पूर्व ज्ञान लेना जरूरी है। उस स्थल पे पहले अगर कोई ऐतिहासिक चीज हो चुकी है या वो स्थल कोई ऐसी मतलब घटना से जुड़ा हुआ है जिसका आधार लेके आप अपनी प्रस्तुति को और भी अच्छा कर सकते हो, तो ये सभी बातें, मतलब उस स्थल का भी हमने पहले ही एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, जानकारी अर्जित करनी है। जैसे अगर वर्धा में कोई जनसंवाद करने आने वाला होगा बाहरी जगह से, तो सबसे पहले सोचेगा कि वर्धा में सबसे अच्छा क्या है। तो सबसे पहला वर्धा जो जाना जाता है वो सेवाग्राम के बापू के आश्रम से जाना जाता है, गांधी सिटी कहा जाता है वर्धा को। तो ये वर्धा की जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, एक अलग पहचान है, इसका आधार लेके वो जनसंवाद करने वाला वक्ता अपने वक्तव्य की शुरुआत करेगा कि जैसे बापू के चरण धूलि से वर्धा पवित्र हुआ है, ऐसा बोल के अगर वो शुरुआत करता है, तो वर्धा का जो एक अविभाज्य घटक है, उस बात को उन्होंने पहले ही एनालाइज किया है,
समझा है और फिर वो अब आगे बोलने वाले हैं, ऐसा जो श्रोता वर्ग है वो समझते हैं कि ये हमारे स्थल के बारे में, साथ ही साथ हमारी पूरी ऐतिहासिक जो धरोहर है उसके बारे में भी अवगत है यह वक्ता जो है, और फिर वो बात कर रहा है तो श्रोताओं को जोड़ने में इससे मदद होती है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है प्रस्तुति की रूपरेखा। माने जो आप बोलने वाले हो, जिस भी संदर्भ में आपको अपना वक्तव्य करना है उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आप क्या बोलने वाले हो, कौन सा पॉइंट किसके बाद रखने वाले हो, नहीं तो आप इर्द गिर्द विषय के घूमते रहोगे, विषय को टच तक नहीं कर पाओगे और विषय के संदर्भ में शब्द भी नहीं बोल पाओगे अगर आपने रूपरेखा पहले से निर्धारित ना करी होगी या प्लान पहले से नहीं बनाया होगा। इसीलिए प्रस्तुति करने से पूर्व रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और रूपरेखा तैयार करते आना एक उत्कृष्ट जनवक्ता का आवश्यक गुण माना गया है। उसके बाद है पूर्व प्रयोग, या जिसको हम रिहर्सल करना भी कहते हैं। जैसे कई बार जैसे आप छात्र जीवन में अभी हो तो छात्र जीवन में जब हम हमारे महाविद्यालय में भाषण देते हैं, भाषण की प्रस्तुति करते हैं, आप किसी नाटक की प्रस्तुति करते हैं, तो उस समय एक्चुअल स्टेज पे जाने से पहले आप अनगिनत बार उसकी रिहर्सल करके देखते हो और उस रिहर्सल से जहां आपको किसी शब्द प्रयोग करने में अगर आपकी जीभ आपका साथ नहीं देती है तो आप बार बार उसका उच्चार करके देखते हो, किस शब्द पे जोर देना चाहिए, किस शब्द पे आपको आपका आवाज कम करना चाहिए। ये सब चीजें कहाँ से आपको समझ आती है? तो जब आप पूर्व प्रयोग करते हो, रिहर्सल करके देखते हो, अपने आवाज का जो यहाँ चढ़ उतार का जो लेवल होता है वो कहाँ कैसा रखना चाहिए, ये सभी बातें पूर्व प्रयोग आपको सही कर मतलब पूर्व प्रयोग आपको सूचित करता है कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियां हो रही है और उसके पश्चात आप अपने आप को सही करते हो और पूर्ण रूप से कुशल वक्ता बनके जब मंच पे प्रस्तुतिकरण करते हो तो उसी समय आप जो एक रैंकिंग होती है उसमें आप अपने आप को खड़ा पाते हो अगर आप पूर्व प्रयोग करके मंच पर आसीन होने गए हो या मंच पे बोलने गए हो। उसके बाद है दैहिक एवं पार्श्व भाषा। तो आपकी जो दैहिक भाषा है वो भी श्रोताओं को मतलब एकदम श्रोताओं से संपर्क बनाने वाली होनी चाहिए। पार्श्व भाषा जो है वो आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो हर एक श्रोता आपसे जुड़ जाए और यही आवश्यक गुण है एक उत्कृष्ट जनवक्ता के पास होने चाहिए कि वो अगर शहरी भाग में जाता है तो भी लोगों को जोड़ लेता है, साथ ही साथ ग्रामीण भाग में अगर जाता है तो भी अगर उन्हें जोड़ लेता है तो वो ही उत्कृष्ट जनवक्ता है। नहीं तो अगर एक विशेष वर्ग के लिए केवल सीमित आपका अगर ज्ञान है तो आप उत्कृष्ट जनवक्ता नहीं बन सकते। हर छोर पे, हर स्तर पे अगर आप अपना ज्ञान प्रदर्शित करने में समर्थ हो तभी आप उत्कृष्ट जनवक्ता कहला सकते हो। उसके बाद है घबराहट से उभरना। लाजमी बात है जब हम स्टेज पे जाते हैं, मंच पे जाते हैं, वहाँ पे कितने लोग ऑडियंस में बैठे हैं, कितने लोग श्रोताओं में बैठे हैं, कौन वहाँ पे मंचासीन है, ये सभी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और उस समय अगर नॉर्मल लोग हैं, हमेशा जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं तो आपको घबराहट नहीं होती। लेकिन अगर मान के चलिए हम व्यावसायिक स्तर की बात करते हैं, अगर आपके वरिष्ठ अधिकारी बाजू में बैठे हैं, मंचासीन है और वहाँ पे आप एक आधी योजना का प्रस्तुतिकरण कर रहे हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं विचार है कि मेरा जो प्रमोशन है, मेरी जो पदोन्नति है वो इस प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है और अगर मेरा प्रस्तुतिकरण बिगड़ गया तो क्या होगा। तो ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक घबराहट निर्माण करती है, एक नकारात्मकता निर्माण करती है और इस पर आपको विजय पाना बहुत जरूरी होता है, इस पे मात करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप वही सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रेजेंटेशन है वो गलत ही होगा। आपको हमेशा घबराहट से उभरना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी होगा, मैंने अभी प्रिपेयर तो कर लिया है, जैसा भी होगा वो मेरा होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे काम पर आएगा। तो इसीलिए मुझे बस अपना 100% देना है, ये सोच के आप जब जाते हो तो आप घबराहट से उभर जाते हो और अपनी सही बात सही जगह पर, सही लोगों तक, सही समय में, सही प्रस्तुतिकरण के ढंग से रख सकते हो और यही गुण होता है एक उत्कृष्ट जनवक्ता का। उसके बाद का अंतिम पॉइंट है सहायक दृश्य सामग्री का चयन करना। तो आज के जो दौर है इसमें लोग अपना खुद का लैपटॉप लेके चलते हैं, उसमें कई स्लाइड्स बनी हुई होती है जो आपकी जानकारी जो आप मौखिक रूप से दे रहे हो वो लोगों को दृश्य स्वरूप से दिखाने के लिए आपके लिए एक सहायक का काम करती है। तो आप किस लेवल पे अपने तकनीकी ज्ञान को अपने जो मौखिक प्रस्तुतिकरण है उसके साथ जोड़ सकते हो, इस पर भी आपका उत्कृष्ट
उत्कृष्ट जनवक्ता होने का गुण यहाँ पे तोला जाता है, जिसको हम बोलेंगे नापा जाता है। कि जैसे आप अगर बात कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर विषय के बारे में, तो उस विषय को आप साथ ही साथ तकनीक का भी वहाँ पे अगर सहायता लेते हो और उसे प्रस्तुत करते हो, तो आप शब्दों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हो, और अगर विजुअल रूप से, दृश्य रूप से पर्दे पर अगर वो दिखाई पड़ रहा है, तो लोगों को वहाँ पे ऑडियो विजुअल रूप में, या जिसको हम बोलेंगे कि श्रवण और दृश्य दोनों रूप में उन्हें वो चीज के बारे में ज्ञान मिल रहा है, तो सीधा आप श्रोताओं से जुड़ पाते हो। तो इसके लिए वक्ता को ये सब चीजें करती आनी चाहिए, जो उनके मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए या मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए जरूरी सामग्री है। तकनीकी सहायता वो ले सकते हैं, जैसे सीढ़ियां बना सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर पे जो हमने बनाई हुई सब चीजें वो प्रस्तुत करने के लिए आपको भी इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे किसी बोर्ड के द्वारा अगर आपने ये किए, तो उस बोर्ड पे क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सब बातें वक्ता को वहाँ पे सुनिश्चित करनी होती है, साथ ही साथ निर्देशित करनी होती है। इसीलिए उत्कृष्ट जनवक्ता के आवश्यक गुणों में सहायक दृश्य सामग्री, क्योंकि मौखिक सामग्री आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्रदान कर रहे हो, लेकिन सहायक दृश्य सामग्री जो आपके मौखिक सामग्री के लिए पूरक हो, सहायक हो, ऐसी सामग्री का चयन करके आना भी वक्ता के पास एक गुण या कौशल के रूप में देखा जाता है। तो छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने उत्कृष्ट जनवक्ता के आवश्यक गुणों का अध्ययन किया है, और इस आवश्यक गुण विशेषणों के साथ ही हमारी जो दूसरी इकाई है वो यहीं पे समाप्त हुई है। इसके बाद हम तीसरे इकाई के पहले घटक के साथ में आपको मिलूंगी। उससे पहले आपके ग्रुप पर, जैसा पहली इकाई खत्म हुई थी तो मैंने आपके पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए हैं, वैसे ही सेकेंड इकाई के भी पूरे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, और उसके बाद ही हम हमारी तीसरी इकाई को शुरुआत करेंगे। शुक्रिया।